हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी रोड में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों ये थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका पेपर नज़दीक है, हाल ही में पेपर होने वाला है, उनके लिए आपका पेपर बहुत ही सुलभ और नॉर्मल बनाने के लिए हम आपके लिए फिर से उपस्थित हुए हैं। आपके पेपर को सरल बनाने के लिए जो आपके बीच में आपको मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं दोस्तों। आपके इस मॉडल पेपर में हम सॉल्व करेंगे कुछ नए प्रश्नों से जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आपका जो पेपर होगा वो किस तरीके से पेपर होगा और कैसे हम लोग को कॉपी कर लिखना होगा, आपका प्रश्न किस तरीके से आएगा, तो वो सारी जानकारी आपको मॉडल पेपर से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा। जो आपका मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे वो भूगोल का होगा। जो भूगोल ले रखे हैं यानी कि ज्योग्राफी ले रखे हैं उनके लिए ये पेपर बहुत ही लाभदायक होगा। यह वीडियो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम लोग को साथ साथ करना है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। आपका किस तरीके से मॉडल पेपर होगा, यहाँ पे इस तरीके से आपका मॉडल पेपर दिया जाएगा। इसमें आपका दिया जाएगा कि ये तृतीय वर्ष भूगोल एंड ज्योग्राफी प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा आपका भौगोलिक विचारधाराएं, यानी कि जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है वो भौगोलिक विचारधारा है। कहा जाता है इसमें आपका कि ज्योग्राफिकल थॉट। फिर आपका जाएगा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और खंड आ से आपको क्या करने हैं, सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर देना है वो आपको 50 शब्दों में देना है। अब पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। अब पहले का फर्स्ट प्रश्न आपका लिख दिया रहेगा इस तरीके से कि स्थानीय संगठन से क्या अभिप्राय है। स्थानीय संगठन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मानव के जो आवासीय क्षेत्र होते हैं उसके चतुर्दिक व्याप्त पर्यावरण तथा उनमें प्राप्त वस्तुओं, सेवाओं, विचारों, यात्रियों, मुद्रा आदि के आत्मनिर्भरता से उत्पन्न स्थानिक विन्यास को ही हम स्थानीय संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानीय संगठन कहते हैं। पीटर हैगेट जी ने स्थानीय संगठन के 4 खंड बताए हुए हैं। कौन कौन से प्रखंड हैं। फर्स्ट नंबर आपका दिया गया है इसमें अंतरतम स्थान। कौन दिया गया है, अंतरतम स्थान। अंतरतम स्थान का मतलब होता है जहाँ पे जैसे आपका गांव हो गया, गांव के अंदर जो सारी वस्तुएं हैं उसमें क्या की चीज़ निर्धारित किए हैं तो उसको हम अंतरतम स्थान कहते हैं। सेकंड नंबर आपका दिया गया है व्यक्तिगत स्थान। व्यक्तिगत का स्थान का मतलब हो गया व्यक्ति हैं जहाँ व्यक्तियों का ढेर होता है यानी कि समूह होता है, उसे हम व्यक्तिगत स्थान कहते हैं। फिर आपका आता है सामाजिक स्थान। अब सामाजिक स्थान का मतलब जैसे चौपाल हो गया आपका, उसका फिर आपका हो गया कहीं खेलने का स्थान, मान लो पार्क हो गया, तो ये सारी चीज़ आपका सामाजिक स्थान हो जाता है। फिर फोर्थ नंबर आपका आता है कि सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान की जैसे आपका सार्वजनिक स्थान मान लीजिए आपका पार्क हो गया, उसके बाद में फिर सभी जहाँ सभी लोग आ सकते हैं। फिर जैसे आपका बस अड्डा हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, उसके बाद फिर आपका मान लो चाहे इंडिया गेट हो गया, उसके बाद में फिर आपका मान लीजिए कोई तीर्थ स्थल हो गया, तो ये सारे आपके सार्वजनिक स्थान हो जाते हैं। फिर तो ये आप क्या कहते हैं स्थानिक संगठन के बारे में, यानी कि इन स्थानों की दूरियां व्यक्तित्व एवं सामाजिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। मुख्य बात यह है दोस्तों कि मानव की क्षेत्रीयता अंतर्निहित प्रवृत्ति को स्पष्ट करती है और यह प्रवृत्ति स्थानिक संगठन का आधार है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है सेकंड नंबर, रेडजल के किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम बताइए। अब रेडजल के कौन कौन से ग्रंथ हैं। सबसे पहली बात, रेडजल हैं कौन। रेडजल 19वीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। रेडजल कौन है, 19वीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। जो इनके द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर तो आता है एंथ्रोपोजियोग्राफी। कौन सा है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। सेकंड नंबर आता है राजनीतिक भूगोल। क्या आता है, राजनीतिक भूगोल। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट, तो आपको रेडजल के बारे में बता दिया यानी कि एंथ्रोपोजियोग्राफी और राजनीतिक भूगोल। तो ये आपके दोनों रेडजल जी हैं और रेडजल जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मन से। उसके बाद फिर थर्ड नंबर प्रश्न आता है
क्रमबद्ध भूगोल क्या है। अब क्रमबद्ध भूगोल क्या है, क्रमबद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। क्रमबद्ध में आपका आ जाता है दोस्तों कि इस उपागम में भूगोल के विभिन्न उपकरणों का, जैसे आपका आता है भू आकृति यानी कि भू आकृतिकी, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जंतु जगत, खनिज पदार्थ, जनसंख्या, आर्थिक व्यवसायों, कृषि उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि का अध्ययन समस्त पृथ्वी पर यानी कि समस्त पृथ्वी भर के लिए होता है। इसमें प्रत्येक प्रकरण या तत्व सम्मिश्रण का विश्लेषण भी होता है और संसार के वितरण के क्षेत्रों या प्रदेशों का समीकरण भी किया जाता है। तो ये आता है क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत। फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों फोर्थ नंबर प्रश्न दिया गया है आपका, अंधकार युग से क्या समझते हैं आप। अंधकार युग के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि अंधकार युग से क्या तात्पर्य है। जैसे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाए, मैंने तीन प्रकार से आपको प्रश्न बता दिए हैं, इस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न आता है। तो अंधकार युग से क्या तात्पर्य है, अंधकार युग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें लिखेंगे अंधकार युग में फोर्थ नंबर में लिखेंगे कि ईसा की 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के समय जो है वो ईसाई धर्मावलंबी देशों में अंधेरा युग कहलाता है। यानी किसी को कहता है कि ईसा के जो 3री शताब्दी है और 12वीं शताब्दी तक जो 12वीं शताब्दी का समय है वो ईसाई का धर्मावलंबी देश होता है, देशों में अंधेरा युग होता था, उसी को हम कहते हैं अंधेरा युग। यानी इसका कारण यह है कि इस काल में भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रवृत्ति नहीं हुई और बहुत सी धारणाओं और संकल्पनाओं पर अज्ञान का पर्दा छा गया था। पृथ्वी की आकृति की गोल के बजाय ये तस्तरी नुमा माना गया था तथा मध्य में धार्मिक तीर्थ स्थल को यरूशलेम को रखा गया था और पृथ्वी के मानचित्र में स्वर्ग भी बनाया गया था। दूसरे के और कहा गया है दूर के देशों में दैत्यों और दानवों के निवास की संकल्पना की गई थी और यही होता है अंधकार युग। यानी कि ये किसके अंदर आता है, ये अंधकार युग के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर है प्रश्न नंबर कि सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है। सांस्कृतिक भूदृश्य किसे कहते हैं। अब लिखेंगे सांस्कृतिक भूदृश्य में आप लोग कि सांस्कृतिक भूदृश्य का अर्थ है मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य। जो मानव निर्मित द्वारा भूदृश्य है, मानव प्राकृतिक दृश्यभूमि का प्रयोग करके या उसमें रूपांतरण करके उस पर अपनी कीर्तियों की तथा अपने निवास की छाप लगा दी है। मानव की कीर्तियों सहित जो भूदृश्य बनता है उसे हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। जैसे आपका घर मकान बनाए, आप मकान में कुछ अलग चीज़ें कर दिया तो वो क्या होगा, सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत आएगा। जैसे आपका तीर्थ स्थल है, मान लीजिए मंदिर बनाए, मंदिर में तमाम मूर्तियाँ फिट कर दिया तो वो क्या हो गया, सांस्कृतिक भूदृश्य हो गया। तो ये क्या है, मानव द्वारा प्रकृति है ये। तो ये सारे आप कहते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत। अब सांस्कृतिक भूदृश्य उसी को कहा जा सकता है जहाँ पर मानव द्वारा किया गया रूपांतरण स्पष्टता दिखाई देने के साथ साथ उस दृश्य भूमि का एक प्रमुख अंग या लक्षण बन गया हो, अर्थात उस क्षेत्र पर मानव के कार्य की स्पष्ट छाप लग गई हो। उस दृश्य भूमि पर मानव अधिवास स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये होता है सांस्कृतिक भूदृश्य। जैसे अब आपका आ गया आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल क्या है आपका, ये सांस्कृतिक भूदृश्य है। उसके बाद फिर अयोध्या में अब आपका अयोध्या में देखिए भूमि क्या कहते हैं, मंदिर निर्माण हो रहा है, तो ये क्या है, सांस्कृतिक भूदृश्य, मानव द्वारा निर्मित है ये। अब प्रकृति द्वारा, जैसे नदी हो गई, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, ये मनुष्य निर्मित कर ही नहीं सकता है। आपका वन हो गया, तो ये क्या है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो ये सांस्कृतिक भूदृश्य से आप नहीं बोलेंगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट आ गया। फिर 6 नंबर प्रश्न आपका है कि रिटर की पुस्तकों के नाम लिखिए। अब रिटर जी के जो पुस्तक है कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप जानेंगे रिटर जी के बारे में। रिटर ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ यानी कि मानचित्र में बहुत शोध पत्र प्रकाशित किए थे जो प्रमुख हैं। फर्स्ट नंबर उनका जो पहली वो है पुस्तक है वो कौन कौन सी है, 1804 में प्रकाशित हुई थी,
यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांख्यिकीय चित्रण। सेकंड नंबर आ गया 1806 में, यानी कि अब 1806 में यूरोप के 6 मानचित्र, इनकी पुस्तक है। थर्ड नंबर 7 नंबर यानी कि 7 में इन्होंने यूरोप के भूगोल का दूसरा खंड बनाया। फिर चौथे नंबर इनका चौथी पुस्तक है 11 में प्रकाशित हुई, वो विधितंत्र पर कोई शोध पत्रों का प्रकाशन। 5 नंबर प्रश्न आ गया 5 नंबर पुस्तक थी 18 में इनका आया 6 नंबर अर्धकुंडे का द्वितीय खंड। और फिर आपका 7वां आ गया 33 में प्रकाशित हुआ कि अर्धकुंडे बृहदाकार ग्रंथमाला। और फिर नेक्स्ट पुस्तक उनकी थी 1859 में अर्धकुंडे के 19 ग्रंथों का प्रकाशन। तो ये रिटर जी के 5-6 पुस्तक थी जो हमने आपको बताया। 1804 से लेकर 1859 तक इन्होंने प्रकाशित की अपनी पुस्तकें। तो इस तरीके से उनकी सारी पुस्तकें थीं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा लिखिए। अब क्षेत्रीय विभिन्नता किसे कहते हैं? क्षेत्रीय विभिन्नता के बारे में आपको लिखना होगा। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग, क्षेत्रीय विभिन्नता में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप लोग कि क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा का विश्लेषण जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट तथा रिटर और रिस्थोफन के अध्ययनों में मिलता है। हैटनर जी ने क्षेत्रीय विभिन्नता को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता डी लाब्लास जी के अनुसार कहा गया है कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है और स्थानों में भी विभिन्नताएं होती हैं। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता की एक समिति जो 1950 ईस्वी में भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो क्षेत्रीय विभिन्नता तथा उसके संबंधों के संदर्भ में पृथ्वी तल का वर्णन करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय विभिन्नता। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर कि किन्हीं तीन अमेरिकी भूगोलवेत्ता के नाम बताइए, यानी कि नाम लिखिए। अब 3 अमेरिकी भूगोलवेत्ता कौन कौन से हैं? आपको अगर आ रहा है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ही। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, तो देर किस बात की है, आप अच्छे से आप लोग केवल आपको अंत तक वीडियो देखना है और आपको एक एक पॉइंट को चेक करना है कि हमें कितना आ रहा है। अगर आप पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, आपको थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग तैयारी कर लीजिए, तो ये सारे प्रश्न आपको पेपर में आएगा ज़रूर। फिर आएगा आपका इसमें आपका आ जाएगा फर्स्ट नंबर में, यानी कि जो आपका अमेरिकी भूगोलवेत्ता मुख्य रूप से 3 कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर में आपके आएंगे विलियम मॉरिस डेविस। कौन आते हैं? फर्स्ट नंबर में आएंगे विलियम मॉरिस डेविस। सेकंड नंबर में आपके आएंगे कुमारी सैम्पल डेविस। थर्ड नंबर में हंटिंगटन। तो ये 3 आपके अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पे विलियम मॉरिस डेविस जी महाशय हैं, सेकंड नंबर में कुमारी सैम्पल डेविस जी हैं, फिर थर्ड नंबर में हंटिंगटन। तो ये 3 आपके भूगोलवेत्ता अमेरिकी भूगोलवेत्ता के नाम हो गए। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्र वर्णनी विज्ञान क्या है? अब क्षेत्र वर्णनी विज्ञान किसे कहते हैं, इनका मुख्य श्रेय किस पे आता है, इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे दोस्तों हम लोग कि भूगोल का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय जर्मनी के 2 भूगोलवेत्ताओं को है। फर्स्ट नंबर में आपके आते हैं रिस्थोफन और सेकंड नंबर पे आते हैं हैटनर जी को। रिस्थोफन जी ने भूगोल को क्षेत्रवर्णनी के बारे में बताया था कि भूगोल में पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। और हैटनर जी ने क्या बताया है? 1905 ईस्वी में भूगोल में उन्हें अपनी परिभाषा देते हुए कहा है कि भूगोल पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें क्षेत्रों का अध्ययन उनकी विभिन्नताओं और स्थानिक संबंधों के प्रसंग में होता है। तो ये आता है क्षेत्र वर्णनी विज्ञान के बारे में। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
10th नंबर और लास्ट प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि कांट का पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत, कांट का जो पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत है उसके बारे में लिखना है। अब कांट जी ने 1755 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड में दैवीय पदार्थ जो कठोर व गतिहीन थे, क्या हुए थे? गतिहीन थे और बिखरे हुए थे। और कालांतर में आकर्षण के कारण आपस में टकराने से इनमें ताप व गति उत्पन्न हुई, जिसकी अभिवृद्धि से यह क्या हुआ? वायव्य राशि में परिवर्तन हुआ और ये क्या हुआ? निहारिका के रूप में उत्पन्न हुई, जिससे निहारिका क्या हुआ कि एक तीव्र से या क्या करती थी? भ्रमण करने लग गई। और भ्रमण करने के कारण ये क्या हुई कि इसमें अपकेंद्रीय बल बढ़ गया है, जिससे क्रमशः छल्ले निकलने लग गए, निकलने आरंभ हुए और इन्हीं से ग्रहों की उत्पत्ति हुई और अवशिष्ट पदार्थ सूर्य के रूप में बच गया। तो ये क्या है? कांट जी की जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत है उसके बारे में यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रश्न लिखने हैं। तो ये आपके हमने सेक्शन ए यानी कि खंड आ से आपके 10 प्रश्न बताया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर आ गया खंडबा में आपको केवल 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। अब सेकंड प्रश्न दिया गया है इसमें आपका कि भूगोल में हेटनर के योगदानों का वर्णन कीजिए। अब हेटनर जी का जो भूगोल जी का जो यानी कि भूगोल में जो हेटनर जी का योगदान दिया गया उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। कहा गया इसमें लिखेंगे आप लोग कि हेटनर जी के बारे में लिखेंगे कि हेटनर जी ने भूगोल के सभी पक्षों में कौन कौन से? प्राकृतिक, मानव, आर्थिक, राजनीतिक, प्रादेशिक, भूगोल आदि पर प्रचुर योगदान दिए हैं। हेटनर जी ने भूगोल को सुदृढ़, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में समकालीन किसी भी भूगोलवेत्ता की अपेक्षा अधिक कार्य किया है। हेटनर का सर्वप्रमुख योगदान भूगोल का स्वरूप स्पष्ट करना था। अपने द्वारा संपादित भूगोल पत्रिका 1885 ईस्वी में प्रकाशित प्रथम लेख से लेकर 1927 ईस्वी में पुस्तक रूप में प्रकाशित यानी कि भूगोल, उसका इतिहास, स्वरूप एवं विधियाँ तक हेटनर निरंतर संपूर्ण विज्ञान के संदर्भ में भूगोल का विशिष्ट योगदान दिया। और सन 1927 में प्रकाशित उक्त पुस्तक के प्रथम भाग में प्राचीनतम काल से प्रारंभ करके क्रमशः ग्रीक रोम सभ्यता युग, अंधयुग, पुनर्जागरण एवं ज्ञानोदय, फिर हुम्बोल्ट एवं रीटर के योगदान तथा समकालीन युग तक भूगोल की प्रगति की समीक्षा की। अब उसके बाद फिर आपका आता है तीसरे भाग में उन्होंने भूगोल में शोध विधि पर प्रकाश डाला। और फिर दूसरा जो उनका था वो क्या था? दूसरा भाग जो था जिसमें उनका प्रथम सबसे महत्वपूर्ण था वो भूगोल के स्वरूप एवं भूगोल के उत्तरदायित्व थे। तो ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय इनका योगदान दिया था। यानी कि प्रथम भाग में उन्होंने ग्रीक रोम सभ्यता आदि जो हमने अभी आपको बताया, हुम्बोल्ट एवं रीटर, पुनर्जागरण, ज्ञानोदय, अंधयुग के बारे में बताया। सेकंड में दूसरे भाग में उन्होंने सबसे जो उनका महत्वपूर्ण था वो भूगोल के स्वरूप एवं भूगोल के उत्तरदायित्व का विवेचन किया था। तीसरे भाग में उन्होंने शोध विधि का प्रकाश डाला था। तो उनके निम्नलिखित चरण भी बताए हैं। कौन कौन से चरण है? चरण आपका आता है तीसरे नंबर के फर्स्ट नंबर में कि अन्वेषण अर्थात अध्ययन क्षेत्र का सामान्य परिचय। सेकंड नंबर अवस्थित निर्धारण तथा मानचित्र निर्माण। थर्ड नंबर में भौगोलिक दृष्टि से तथ्यों का अवलोकन। फोर्थ नंबर में उपलब्ध मानचित्रों, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अध्ययन। और 5 नंबर में प्रादेशिक अंतर संबंधों की विवेचन। और 6 नंबर की प्रदेशों के सौंदर्यपरक एवं व्यवहारिक उपयोगिता का विवेचन। तो ये सारे थे उनके। उसका फिर भूगोल की संकल्पनाएं उनकी दी गई थी। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर में उनकी संकल्पनाएं लिखेंगे। भूगोल की संकल्पनाएं व्यवहारिक दृष्टिकोण की प्रधानता दी थी उन्होंने। सेकंड नंबर में जगत की वास्तविकता का ज्ञान एवं विज्ञान का लक्ष्य रखा था। थर्ड नंबर में किसी विषय की विशिष्टता ठोस अध्ययन वस्तु के आधार पर बनती है। उसका फिर
दिया था, यानी कि भूगोल के प्रकृति एवं विषय वस्तु के संबंध में हेटनर जी के विचार भी उसमें प्रस्तुत हुए थे। कौन कौन से थे कि भूगोल एक क्षेत्र विशेष यानी कि विश्लेषण करने वाला विज्ञान है जिसकी विषय वस्तु विभिन्न स्तर के प्रदेशों या क्षेत्रों के विशिष्ट स्वरूप का निरूपण है। फिर प्रादेशिक समाकलन अर्थात भौतिक तत्वों के परिपूर्ण किसी क्षेत्र की विशिष्टता मात्र एक दृष्टिकोण अथवा अध्ययन विधि नहीं वरन ठोस अध्ययन विषय है। ये दूसरा हो गया। थर्ड नंबर में आता है कि रीटर जी ने भूगोल का अध्ययन विषय भूविज्ञान तथा अरिस्टोफेन के भूतल विज्ञान बताया था। और 4 नंबर में प्रादेशिक समाकल भूदृश्य का भी अध्ययन नहीं है। और फिर 5वें नंबर में कि प्रादेशिक समाकल में भौतिक तत्वों से परिपूर्ण क्षेत्र के स्वरूप पर केंद्रित होता है। 6ठे नंबर में 6 नंबर में कि प्रादेशिक समाकलन के उद्देश्य से उन्हीं तत्वों को शामिल किया जाता है जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। तो ये सारे उनके क्या थे, योगदान थे। उसके बाद फिर आपका आता है थर्ड प्रश्न दिया गया था कि भूगोल वितरणों का विज्ञान है, व्याख्या कीजिए। अब भूगोल वितरणों का विज्ञान है, व्याख्या कीजिए। इसमें लिखना होगा दोस्तों आपको कि प्रत्येक स्थान की पृथ्वी तल पर एक विशेष अवस्थित होती है। यदि हम उस स्थान का कोई एक तत्व अथवा गुण छांटकर उसकी तुलना दूसरे स्थान के वैसे ही तत्वों या गुणों की अवस्थित से करें तो यह वितरण का उल्लेख करना कहलाएगा। उदाहरण के लिए हम कानपुर नगर पर का विचार करते हैं। कानपुर अपनी व्यक्तित्व का केवल एक ही नगर है, परंतु यदि हम कानपुर के एक गुण का विचार करें कि वह गंगा नदी तट का नगर है और इसी गुण वाले अन्य नगरों की अवस्थिति पर विचार करें तो देखते हैं कि कानपुर इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, हावड़ा आदि गंगा नदी तट के नगर हैं। यही बात अन्य स्थानों गुणों पर विषय लागू होती है। भौगोलिक अध्ययन के वितरणों में विश्लेषण का बड़ा भारी महत्व है। कुछ भूगोलवेत्ता इसी को भूगोल का प्रमाण चिन्ह मानते हैं और वास्तव में भूगोल का मुख्य उद्देश्य भूतल पर स्थानों के गुणों एवं स्वरूपों को समझना ही वितरणों का अध्ययन उस उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन है। जिसमें आपका आता है जैसे गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सोवियत संघ हो गए, यूक्रेन प्रदेश हो गए, संयुक्त राज्य कनाडा और प्रेरी बड़े अर्जेंटीना एट्सेट्रा, ये सारे आपके आ जाते हैं गेहूं क्षेत्र उत्पादन में। और फिर विश्वोत्तर जैसे पेटी आपका सदापर्णी वन हो गए, आपका फिर टैगा पेटी में शंकुधारी वन हो गए, सहारा में कालाहारी आटाकाम, माता थार में मरुस्थल। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा हेतु मानसूनी प्रदेशों में ग्रीष्मकाल में भी अधिक वर्षा होती है। तो ये सारे आपके भौगोलिक वितरण के उदाहरण हैं। अब स्थानिक वितरण के 3 पक्ष दिए हैं। कौन कौन से? पहला फर्स्ट नंबर में आपका आता है कि वितरण का घनत्व, सेकंड नंबर आता है विक्षेपण तथा थर्ड नंबर आता है प्रतिरूप। यानी कि घनत्व का अर्थ है कि अध्ययन के क्षेत्र में किसी प्राथमिक परिकल्पना की बारंबारता जो उस क्षेत्र के विस्तार से अपेक्षित हो। विक्षेपण या प्रकट करता हो किसी तथ्य किसी लक्षण के फैलाव अध्ययन क्षेत्र विस्तार करना, अर्थात कोई तथ्य कितनी कितनी दूरी में फैला हुआ है। तो ये आता है थर्ड प्रश्न हो गया। अब 4 नंबर प्रश्न आपका जाए कि भारत में अंतर संबंधों की अवधारणा को स्पष्ट किए कि जो भारत में जो अंतर संबंध है उसके बारे में यहाँ पे आपको। अब आपका आ गया कि भारत में जो अंतर संबंध है इसमें अवधारणा, इसमें लिखेंगे आप कि रेडजल जी ने अपने पुस्तक में माने कि मानव भूगोल में मानव एवं मानव के तत्वों के वातावरण से सह संबंध के अध्ययन के विश्लेषणों पर बल दिया है। इस युग में डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का प्रभुत्व हो गया था और हर जैविक तत्व का अध्ययन उदाहरण के तत्वों में अंतर संबंध की प्रक्रिया में प्राकृतिक चयन सश्वतम के वर्चस्व के संदर्भ में किया जाता है। अब इसमें आपका जो अंतर संबंध के जो अवधारणा दी गई वो कौन कौन से? पहला तो आप फर्स्ट नंबर में आता है नियतिवाद। नियतिवाद में क्या आता है कि यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में प्रचलित इन संकल्पनाओं का प्रभाव अमेरिका में डेविस पर पड़ा। इन्होंने डार्विन की विकासवाद सिद्धांत के आधार पर प्रकृति और मानव को कार्य
करण का अनवरत श्रृंखला में आबद्ध मानते हुए भूगोल को अजैव तत्वों का नियंत्रण एवं जैव तत्वों का अनुक्रियात्मक अंतर संबंध का अध्ययन करने वाला विषय बताया। उसका फिर आता है संभववाद। फिर आगा संभववाद। संभववाद में लिखेंगे अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में फ्रांस में संभववादी दृष्टिकोण को अपनाया और फ्रांस में भूगोल के जनक यानी बलास जी ने प्राकृतिक जगत तथा मानव के अंतर संबंध में कालक्रमिक परिवर्तन की बात स्वीकार की और इस परिवर्तनशील अंतर संबंध का विश्लेषण मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताया। तो ये था आपका संभववाद। फिर आता है निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। इसमें लिखेंगे नवनिश्चयवाद में कि अंत में जो वातावरण मानव अंतर संबंध का विश्लेषण ग्रिफिथ टेलर जी ने 1938 ईस्वी में नवनिश्चयवाद के माध्यम से किया। इसमें उन्होंने कहा है कि इसे रुको और जाओ या वैज्ञानिक नीतिवाद भी कहा गया है। इस विचारधारा की यह अभिप्राय है कि मनुष्य एक स्वतंत्र कारक नहीं है। मनुष्य किसी देश का विकास सात्वर करने, मंद करने अथवा रोकने में सक्षम है। यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्राकृतिक वातावरण द्वारा इंगित दिशा में विमुख नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है कि भूगोल अंतर संबंधों का अध्ययन है और भूगोल इस संकल्पना को पारिस्थितिकी संप्रदाय की देन माना जाता है। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका कि क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल का द्वैतवाद की व्याख्या कीजिए। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों कि क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल की द्वैतता क्या है, अति प्राचीन है। जब से मानव ने चिंतन प्रारंभ किया तभी से इसका श्री गणेश हुआ। बर्गेस जी ने ऐसी ऐतिहासिक द्वैतता की भलीभांति समझाया है। उन्होंने बताया है कि क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल के मध्य द्वैतता विषय के लिए महत्वपूर्ण रही और इसमें भूगोल के हित ही में हुआ, क्योंकि जब भी भूगोल का झुकाव किसी एक पक्ष की ओर रहा उस भाग का विकास हुआ। इस द्वैतता की सबसे रुचिप्रद बात यह है कि अधिकांश क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल के विद्वानों ने विषय के दोनों भागों यानी कि क्रमबद्ध या प्रादेशिक की महत्ता को स्वीकार करते हुए किसी एक को अपने विस्तृत अध्ययन को अंग बनाया। अब पेक जी ने जैसे सुविज्ञ स्थलाकृत विज्ञानवेत्ता ने भी प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन का महत्ता स्वीकार किया। इसी भांति में हेडनर जैसे महान प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय भूगोलवेत्ता ने बताया है कि व्यवस्थित भूगोल में सुविकसित संकल्पनाएं प्रादेशिक भूगोल के विकास के लिए आवश्यक है। भूगोल के विकास के हित में क्रमबद्ध यानी वर्गीकृत एवं प्रादेशिक भूगोल के विषय के दो अर्धक नहीं मानकर प्रत्येक को इस पवित्र विज्ञान रूपी निकाय के प्रधान अर्धांग माना जाना चाहिए। यह दोनों ही वास्तव में विषय के अध्ययन की दो विधियां हैं, जिन्हें यदि निकटता से देखा जाए तो इसमें मतभेद जैसी बात नहीं है। एक में क्षेत्र की सीमा निश्चित होती रहती है तो उसके तत्व जटिलताएं गतिशीलता रहती है एवं बहुस्तरीय होती है, जबकि दूसरे में घटनाओं की क्षेत्र संपूर्ण भूमंडल होता है, परंतु इसमें अध्ययन के तत्व सीमित रहते हैं। किसी भौतिक लक्षणों के आधार पर ही जो क्रमबद्ध भूगोल का विषय है वो महाद्वीपों एवं प्रादेशिक प्रदेशों का लघु प्रदेशों में विभाजन एवं उपविभाजन अथवा धरातलीय मानचित्र के आधार पर सरलता से किया जा सकता है। ऐसे प्रदेशों को कार्यों, स्वरूपों अथवा समान लक्षणों के आधार पर अथवा अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार लघु प्रदेशों या इकाई क्षेत्रों यानी कि में विभाजित किया जा सकता है और इस प्रकार बहुस्तरीय प्रादेशिक विभाजन के आधार पर प्रथम दो स्तरीय विभाजन के आधार पर क्रमबद्ध भूगोल की घटना है। उसका फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, अन्वेषण में भूगोल के विकास का वर्णन कीजिए। अन्वेषण काल में भूगोल के विकास का वर्णन कीजिए। अब सबसे पहले आएंगे आपकी अन्वेषण काल कब हुआ। इसमें लिखेंगे 13वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी तक, जो यानी कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का काल जो है वो अन्वेषण युग काल कहलाता है। इसे हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं।
इस युग में अन्वेषणकारी, ज्ञानवर्धक तथा समस्त पृथ्वी पर अधिक प्रसार करने वाली जो प्रमुख कीर्तियाँ थी वे 3 प्रकार थीं। कौन कौन सी? फर्स्ट नंबर थी आपकी कि संसार भर के महाद्वीपों एवं महासागरों को पार करती हुई नए नए देशों विदेशों की भौगोलिक, व्यापारिक, राजनीतिक यात्राएं तथा नए मार्गों द्वारा महाद्वीपों और प्रदेशों की खोजें थी। फिर सेकंड नंबर आपका आता है कुछ यांत्रिक आविष्कार और महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। थर्ड नंबर था भूगोल की वैज्ञानिक विचारधाराओं का और विश्व सर्वेक्षण चार्टों की विधिवत संकलन एवं क्रमबद्धीकरण। अब अन्वेषण युग के प्रमुख यात्रियों में विलियम रूसरेक, मार्को पोलो, पुर्तगाल नाविकों के कार्यों, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, कोलंबस आदि के नाम से विशेष महत्वपूर्ण है। अन्य खोज यात्रियों में अंग्रेज यात्री जनकेवट, अमेरिको वेस्पुक्की मैगलन, फ्रांसिस ड्रेक, हडसन, तजमान आदि विभिन्न देशों में आवागमन किया। तो ये सारे थे। उसके बाद फिर इस युग में मुद्रण का आविष्कार हुआ। कोपरनिकस जी ने सौरमंडल के संबंध में अपना सिद्धांत दिया व ग्रंथ लिखे। भूसर्वेक्षण, प्लेटिनट बुल, गैलीलियो द्वारा दूरबीन, त्रिभुजीकरण द्वारा सर्वेक्षण, खगोलकीय एवं गणितीय अध्ययन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिए। अब मार्को पोलो, बेलपुक्की, रिचर्ड अक्लीत आदि ने भौगोलिक वर्णन लिखे, जिसमें गाइस फ्लेचर, रमूजियो ग्रेबे आदि ने यात्राओं के तथ्य संकलित किए और वारेनियस तथा कारपेंटर जी ने विश्व भूगोल लिखा। मार्केटर तथा ओरेटस ने मानचित्र यथासंभव शुद्ध बनाने का प्रयास किया और क्यूलबेरियम जी ने विश्व भूगोल नामक पुस्तक लिखी। कौन यानी कि अगर आपका पेपर पूछा गया प्रश्न कि विश्व भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आपका आंसर हो जाएगा क्यूलबेरियम जी ने विश्व भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो ये आपका 6 नंबर प्रश्न था सेक्शन बी का। उसका खंड सा में आता है केवल 2 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 400 शब्दों में लिखना है। 7वां प्रश्न आपका जाएगा कि वाइडल डीला ब्लस के भौगोलिक योगदानों का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न आता है कि भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका कि मैकिंडर के भौगोलिक योगदानों को संक्षेप में बताइए। उसका फिर 10 नंबर प्रश्न है कि हंटिंगटन के भौगोलिक योगदानों का वर्णन कीजिए। तो ये खंड सा का आपका मैं 2 प्रश्न करके आपको अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो लॉन्ग आंसर आपका लॉन्ग होने के कारण आपको समझने में थोड़ा परेशानी होगी, तो लॉन्ग आंसर को मैं आपको अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें आपका 2 प्रश्न रहेगा, तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगा और अच्छे से आप लोग समझ भी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको लिखना क्या है, टॉपिक क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये आपको सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन सी के सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अगली वीडियो में हम आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।